प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने भारत में प्रचलित बैंकिंग प्रणाली के बारे में अध्ययन किया और विभिन्न बैंकिंग प्रणालियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली कैसी होनी चाहिए अथवा एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने विवेचन में कहा है कि बैंकिंग प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें बचतों को प्रोत्साहन, साख का समुचित नियंत्रण, बचतों का समुचित उपयोग तथा विभिन्न बैंकों में पर्याप्त सहयोग आदि के बारे में विस्तृत समायोजन हो। इसी कड़ी में प्रोफेसर थॉमस द्वारा कहा गया यह कथन ठीक ही है कि दोनों ही प्रणालियां अपूर्ण हैं, परंतु कार्य पद्धतियों को देखने से यह दृष्टिगोचर होता है कि शाखा प्रणाली अधिक उत्तम है। इस प्रकार हम यह अध्ययन कर सकते हैं कि एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली की क्या विशेषताएं हो अथवा एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बैंकिंग सिस्टम, या हम ये कहें कि एक बैंकिंग प्रणाली में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो, इसका अध्ययन किया जा सके। आधुनिक युग एक सुव्यवस्थित, सुविकसित तथा समन्वित बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक विकास की अविभाज्य कड़ी है, जो वित्तीय साधनों के संग्रह और उनके उत्पादक उपयोगों में प्रवाह से औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में निम्नलिखित मुख्य गुण या विशेषताएं होना आवश्यक है। फर्स्ट, अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के अनुकूल। कोई भी बैंकिंग प्रणाली देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे कि समाज के सभी वर्गों को आवश्यकता अनुसार लाभ मिल सके। कृषि प्रधान राष्ट्रों में कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली बैंकिंग प्रणाली होनी चाहिए, जैसे कृषि सहकारी बैंक, भूमि प्रबंधक या भूमि विकास बैंक आदि। ऐसे बैंकों का देश में सर्वांगीण एवं समुचित विकास होना चाहिए तथा व्यापारिक एवं उद्योग प्रधान देश में व्यापारिक तथा औद्योगिक बैंकों का विकास होना चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर आश्रित है तो ऐसी अर्थव्यवस्था में विदेशी विनिमय बैंकों का पर्याप्त विकास होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, अतः हमारे देश में कृषि का सर्वांगीण विकास करने हेतु समुचित भूमि विकास बैंकों और कृषि विकास बैंकों का विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बचत संग्रह एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। देश की बैंकिंग व्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था या विशेषता यह है कि बैंकिंग व्यवस्था देश की धनी एवं निर्धन जनता सभी के लिए समान रूप से कार्य करने वाली होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ग की बचतों को संग्रह करने में सक्षम होनी चाहिए। अगर धनी लोगों का पूंजी विनियोग बैंक आकर्षित करता है तो ऐसी स्थिति में अल्प वर्ग पूंजी बचतों को पोस्ट ऑफिस, सेविंग खाता या व्यापारिक बैंक या बचत खाता खोलकर जमा करा सकते हैं और उन्हें आकर्षित किया जा सकता है। बचतों को गतिमान करना एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का मुख्य गुण होना चाहिए। गतिमान से तात्पर्य यह है कि इनमें आवश्यकता एवं विभिन्न साधनों के अनुरूप परिवर्तन होता रहे। नेक्स्ट, वित्तीय साधनों की पर्याप्तता।
एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली में देश की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन होने चाहिए, ताकि साधनों के अभाव में आर्थिक विकास अवरुद्ध न हो तथा उपलब्ध साधनों का विदोहन इस प्रकार से किया जाए जिससे कि न्यूनतम साधनों से अधिकतम आर्थिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। साख का समुचित नियंत्रण। देश में साख निर्माण जहां एक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है, वहीं अनियंत्रित साख देश के सर्वांगीण विकास में घातक सिद्ध होता है। अतः बैंकिंग व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि बैंक साख का उपयोग एवं विस्तार पर नियंत्रण हो तथा उचित प्रकार से साख उपलब्ध करवाया जा सके। बैंकिंग प्रणाली में समन्वय। देश में बैंकिंग प्रणाली में सामंजस्य इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि अनावश्यक प्रतियोगिता न हो, वित्तीय साधनों में दोहरापन न रहे, समन्वित बैंकिंग प्रणाली में साधनों के प्राथमिकतानुसार उपयोग से योजनाबद्ध विकास को प्रोत्साहन मिले और साथ ही साथ साधनों के उपयोग में सर्वाधिक आर्थिक लाभ मिल सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न बैंकों में सामंजस्य एवं समन्वय होना चाहिए तथा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म मिलना चाहिए। नेक्स्ट, बैंकिंग प्रणाली का संतुलित विकास। एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली वह है जिसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बैंकों का संतुलित विकास हुआ हो। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्व में बैंकिंग व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में ही विकसित हुई तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर इसका विकास नगण्य रहा, परंतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात संतुलित विकास के प्रयत्न तेजी से चालू हुए और धीरे धीरे व्यापारिक बैंकों का विकास एवं विस्तार हुआ, जबकि औद्योगिक, कृषि बैंक तथा विदेशी विनिमय बैंकों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी भारत में एक अच्छी बैंकिंग प्रणाली का वास्तव में अभाव ही है। धीरे धीरे इन तत्वों का विकास हो रहा है और भी सर्वांगीण विकास करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देश में प्रचलित विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से प्रभावित विभिन्न बैंकिंग प्रणालियों को इस प्रकार से विकास की ओर अग्रसर करना चाहिए जिससे कि हमारे देश में उपलब्ध अधिक बैंकों का अधिक विकास हो सके तथा बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार से उचित रूप से कार्य करे जिससे कि समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो तथा साथ ही साथ देश का सर्वांगीण विकास भी संभव हो सके। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ई बैंकिंग को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और हमारे देश में प्रचलित विभिन्न क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था हेतु एक अच्छी प्रणाली को लागू किए जाने के लिए अथक प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि देश में सर्वांगीण आर्थिक विकास हो, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिले और विदेशी विनिमय बैंकों का भी विकास संभव हो सके। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्रों के बैंकों के विकास पर भी पुरजोर प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि देश में औद्योगिक विकास संभव हो सके। उन्हें समय समय पर उद्योगों के विकास हेतु लोन प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके
तथा साख की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए जिससे कि समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वह मध्यम हो, चाहे वह अमीर हो, प्रत्येक वर्ग के विभिन्न आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यकता के अनुसार की जा सके और समाज और देश का सर्वांगीण विकास हो सके।